दोस्तों आपने इंटरस्टेलर मूवी देख रखी होगी। इसकी बेसिक थीम ये थी कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहती और फिर नासा के एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम इस यूनिवर्स में एक ऐसे प्लेनेट की तलाश में निकलती है जहां पर इंसानों को शिफ्ट किया जा सके। इस मूवी में टाइम डायलेशन का, टाइम ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि इन एस्ट्रोनॉट्स की टीम का मेन एस्ट्रोनॉट कूपर अपनी बेटी को एक टीनेजर छोड़कर जाता है, लेकिन जब वो वापस पलटता है तो उसकी बेटी एक बूढ़ी औरत बन चुकी होती है जो कि अपने डेथ बेड के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन उसके बाप की एज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया होता। उसके अलावा इस मूवी का एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन वो था जब कूपर अपने स्पेसशिप के साथ एक ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वो इस ब्लैक होल के अंदर एक ऐसी 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है जहां वो अपने पास्ट से कम्युनिकेट करता है। इस मूवी को देखकर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि क्या इंसान ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो सकता है, और अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो तो उसके साथ क्या होगा। मेरी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्स की इसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के बारे में। From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Dark centers of gravity that swallow everything in their path. दोस्तों ब्लैक होल्स को सबसे पहले थ्योराइज किया था 1783 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन मिशेल ने। मिशेल जानता था कि हर स्टार की एक एस्केप वेलोसिटी होती है, यानी किसी भी स्टार या प्लेनेट की ग्रेविटी से आज़ाद होने के लिए, उसकी ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए हमें एक मिनिमम स्पीड अचीव करनी होती है। हमारी इस अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 25,000 माइल्स पर आवर है। जब हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उस रॉकेट को इस ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकल कर स्पेस में जाने के लिए 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना होता है। तो मिशेल ने थ्योराइज किया कि अगर किसी स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि उसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए, यानी उस स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़े, तो वो स्टार हमें ब्लैक नज़र आएंगे। क्योंकि जब लाइट उस स्टार के करीब जाएगी तो जाहिर है लाइट अपनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, इस वजह से लाइट भी उसकी ग्रेविटी में फंस कर रह जाएगी और यूँ वो स्टार हमें ब्लैक नज़र आएंगे। जॉन मिशेल ने इन स्टार्स को नाम दिया था ब्लैक स्टार्स का। जॉन मिशेल के बाद तकरीबन 150 साल तक लोग ब्लैक स्टार्स को भूल गए, लेकिन फिर 150 साल बाद आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, बल्कि उसने कहा कि ग्रेविटी को समझने के लिए स्पेस टाइम को एक मैश की तरह, एक फैब्रिक की तरह समझो। एक ऐसा फैब्रिक कि जब इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कोई प्लेनेट मौजूद होता है तो वो इस फैब्रिक में एक गढ़ा बनाता है जिसको हम स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। ये गढ़ा या ये स्पेस टाइम कर्वेचर ही असल में ग्रेविटी है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में इस प्लेनेट की वजह से एक गढ़ा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यही गढ़ा ग्रेविटी कहलाता है और इसी गढ़े की वजह से, इसी गढ़े की फोर्स की वजह से दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि हमारे सूरज के गिर्द मौजूद दूसरे प्लैनेट्स यानी हमारी ज़मीन, मार्स और जुपिटर हमारे सूरज की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि स्पेस के इस कर्वेचर से सिर्फ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स ही अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि लाइट और टाइम भी स्पेस टाइम के इस कर्वेचर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो भी इससे डिस्टॉर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि लाइट भी उसकी ग्रेविटी से बचकर ना निकल सके तो वो स्टार हमें ब्लैक नज़र आएंगे और यही स्टार ब्लैक होल कहलाते हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लैक होल्स आते कहाँ से। ये ब्लैक होल भी असल में स्टार्स ही होते हैं। ये हमारे सूरज से कई गुना बड़े स्टार्स होते हैं जो कि अपनी मौत के बाद एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों स्टार्स बनते हैं डस्ट और गैस के बहुत बड़े बड़े जाइंट क्लाउड्स की वजह से। डस्ट, गैस और मैटर के ये जाइंट क्लाउड्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से करीब आना शुरू होते हैं और जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आते जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी में इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से इसके कोर में, सेंटर में डेंसिटी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि फिर यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें लाइटर एटम्स मिलकर हैवियर एटम्स बनाते हैं, जैसे कि 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हीलियम का एटम बनाते हैं। और फ्यूजन के इस प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें स्टार जगमगाता हुआ नज़र आता है, और उसके साथ साथ ये एनर्जी बाहर की तरफ एक फोर्स बनाती है। इस तरह से एक स्टार के अंदर इन 2 फोर्सेस का बैलेंस पैदा हो जाता है। एक तरफ ग्रेविटी मैटर और डस्ट को अंदर की तरफ पुश करती है, अंदर की तरफ धकेलती है, जबकि फ्यूजन की वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी बाहर की तरफ धक्का लगा रही होती है, बाहर की तरफ पुश कर रही होती है। तो ग्रेविटी और फ्यूजन की इन फोर्सेस के दरमियान एक बैलेंस बन जाता है, और जब तक ये बैलेंस कायम रहता है उस वक्त तक स्टार जगमगाता रहता है, उस वक्त तक स्टार जिंदा रहता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फ्यूजन के इस प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक वक्त आता है जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और जब ये फ्यूल ख़त्म होता है तो उसके साथ साथ फ्यूजन का ये प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। और जब फ्यूजन का प्रोसेस ख़त्म होता है तो ग्रेविटी को कैंसिल करने वाली, ग्रेविटी को रोकने वाली कोई फोर्स बाकी नहीं रहती। और जब ग्रेविटी को रोकने वाली कोई फोर्स बाकी नहीं रहती तो स्टार अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अपने ही अंदर कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, जब स्टार के अंदर ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होता है तो छोटे स्टार तो रेड जाइंट बन के एक वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ब्लैक होल की बात कर रहे हैं। तो जब ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स एक बड़े स्टार में होता है, हमारे सूरज से कई गुना बड़े स्टार में जब ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, तो इस कोलैप्स की वजह से एक रीबाउंडिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। इस रीबाउंडिंग इफेक्ट की वजह से इस स्टार के अंदर बनने वाले तमाम एलिमेंट्स स्पेस के अंदर बिखरना शुरू हो जाते हैं, और हमें एक बहुत ही खूबसूरत सीन देखने को मिलता है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। दोस्तों, स्टार से ब्लैक होल बनने के इस प्रोसेस को मैंने अपनी इस वीडियो हाउ ब्लैक होल्स आर फाउंड में इससे ज़्यादा डिटेल के साथ बताया, जिसका लिंक आपको यहाँ या यहाँ नज़र आ रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में मेरा असल मकसद ये बताना है कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक जनरल आइडिया देना मेरा मकसद था। अगर आप डिटेल में समझना चाहें कि एक स्टार ब्लैक होल में किस तरह कन्वर्ट होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल असल में किस तरह के दिखते हैं? ब्लैक होल की अभी तक हमारे पास ये पिक्चर मौजूद है। इस पिक्चर में आपको एक ऑरेंज सा रिंग नज़र आ रहा होगा। आप सोचेंगे कि ब्लैक होल तो मुकम्मल तौर पर ब्लैक होते हैं, इनसे तो लाइट बचकर भी नहीं निकल पाती, तो ये ऑरेंज रिंग कैसा है? दोस्तों, असल में ये रिंग ब्लैक होल के बाहर मौजूद है, जो कि इस ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करने वाली गैस और डस्ट से बनता है। इस रिंग को हम अक्रीशन डिस्क कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे सूरज के गिर्द हमारा प्लैनेट अर्थ, मार्स, जुपिटर और दूसरे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, सर्कल करते हैं, तो ब्लैक होल की ग्रेविटी तो हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा होती है। जब कोई चीज़, यहाँ तक कि कोई स्टार भी इस ब्लैक होल के करीब आना शुरू होता है तो वो इस ब्लैक होल में गिरने से पहले इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है, ऑर्बिट करना शुरू कर देता है। इसको हम अक्रीशन डिस्क कहते हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें ब्लैक होल के करीब आती जाती हैं, इनकी स्पीड में इजाफा होता चला जाता है। ये इतनी तेज़ी के साथ इस ब्लैक होल के अराउंड चक्कर लगा रही होती हैं कि इनसे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है कि मैटर के चीथड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं, लिटरली टूट फूट शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि वो एक देखने वाला मंजर होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के अराउंड बनने वाली अक्रीशन डिस्क इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि पूरी गैलेक्सी के तमाम स्टार्स की ब्राइटनेस मिलाकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की अक्रीशन डिस्क पूरी गैलेक्सी के तमाम स्टार्स से ज़्यादा ब्राइट होती है, जिनको हम क्वेजर्स कहते हैं। दोस्तों, क्वेजर्स की ब्राइटनेस सिर्फ अक्रीशन डिस्क की वजह से नहीं होती, बल्कि अक्सर इस ब्लैक होल्स से लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कुछ पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली इमिट करते हैं, जिसको हम जेट्स कहते हैं। तो क्वेजर्स की ब्राइटनेस में अक्रीशन डिस्क के साथ साथ इस जेट्स का भी हाथ होता है, उनकी ब्राइटनेस भी उसमें शामिल होती है। तो दोस्तों, यहाँ इस तस्वीर में जो ऑरेंज रिंग आपको नज़र आ रहा है वो इस अक्रीशन डिस्क की वजह से है, जो कि ब्लैक होल के गिर्द बनती है। लेकिन असल में इसका रंग ऑरेंज नहीं होता, इसको एक आर्टिस्टिक टच दिया गया है। असल में इसका रंग ब्राइट वाइट
या ब्लू कलर के ज़्यादा करीब होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था कि उन एस्ट्रोनॉट्स की टीम का मेन एस्ट्रोनॉट कूपर एक ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो जाता है, और मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर कोई बदकिस्मत शख्स ब्लैक होल के अंदर कूदने का इरादा कर ले तो सबसे पहले तो उसको एक ऐसे ब्लैक होल का सिलेक्शन करना होगा जिसके गिर्द मौजूद अक्रीशन डिस्क ज़्यादा काम हो, क्योंकि अगर उसने कोई ऐसा ब्लैक होल सेलेक्ट कर लिया जिसके गिर्द बहुत ही ब्राइट अक्रीशन डिस्क मौजूद है तो वो अक्रीशन डिस्क इतनी ज़्यादा गर्म होगी कि वो सेकंड्स के अंदर भाप बनकर, वेपर बनकर उड़ा देगी उसको। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने एक ऐसे ब्लैक होल का इंतखाब किया है जिसके गिर्द अक्रीशन डिस्क ज़्यादा काम है, जिसके अंदर ज़्यादा मैटर नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो इस अक्रीशन डिस्क को क्रॉस करके आगे जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो इस अक्रीशन डिस्क को क्रॉस करके आगे जाएगा तो उसको सबसे पहला ख़तरा ये होगा कि कहीं ग्रेविटी उसके जिस्म के चीथड़े ना उड़ा दे। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इंसान को स्ट्रेच करने की, चीर फाड़ करने की कोशिश करती है। ज़मीन के ऊपर भी जो ग्रेविटी है वो इंसान के सर के मुकाबले में इंसान के पैर पर ज़्यादा होती है। वो इंसान को उसी तरह खींचने की कोशिश करती है जिस तरह हम एक रबर बैंड को खींचते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर हमारे सर पर लगने वाली ग्रेविटी की फ़ोर्स और हमारे पैर पर अप्लाई होने वाली ग्रेविटी की फ़ोर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से हमें ग्रेविटी की ये फ़ोर्स हमें रबर बैंड की तरह खींचती हुई महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर फ्री फॉल कर रहा होगा तो उसके सर और उसके पैर पर लगने वाली ग्रेविटी के फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि ग्रेविटी उसके जिस्म को रबर बैंड की तरह खींच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ फिज़िक्स की बुक्स में इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि ग्रेविटी इंसान को स्पैगेटिफाई कर देगी, यानी ग्रेविटी स्पैगेटी की तरह इंसान को लंबे लंबे टुकड़ों में तोड़ देगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट को जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो इंसान को स्पैगेटिफाई कर दे, हम पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं उनके अंदर पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वो इंसान को स्पैगेटी बना दे, वो इवेंट होराइजन से भी पहले आ जाता है। अब दोस्तों, ये इवेंट होराइजन क्या चीज़ है? जब कोई शख्स ब्लैक होल के करीब जाना शुरू करता है तो एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जिस पॉइंट तक पहुंचने के बाद लाइट भी वापस नहीं आ सकती, यानी ग्रेविटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी चीज़ के वापस आने का कोई चांस बाकी नहीं रहता। इसी पॉइंट को इवेंट होराइजन कहते हैं, और ये इवेंट होराइजन इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक सर्किल में, स्फीयर में मौजूद होता है। यानी इस ब्लैक होल के किसी भी तरफ से इस ब्लैक होल को अप्रोच किया जाए, इसके करीब आया जाए, तो हम उस इवेंट होराइजन तक पहुंच जाएंगे और उस पॉइंट से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि छोटे ब्लैक होल्स में पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन, यानी वो पॉइंट जहां अगर कोई इंसान पहुंच जाए तो उसके जिस्म को ग्रेविटी स्पैगेटी बनाकर रख देगी, छोटे ब्लैक होल्स के अंदर पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन से भी पहले ही आ जाता है। यानी इससे पहले कि इंसान इवेंट होराइजन में दाखिल हो सके, इससे पहले कि इंसान ब्लैक होल के फ़ज़ा में दाखिल हो सके, उससे पहले ही ग्रेविटी इंसान का स्पैगेटी बनाकर रख देती है। लेकिन बड़े ब्लैक होल्स में ये पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन इवेंट होराइजन के काफ़ी बाद आता है, यानी इंसान इवेंट होराइजन को क्रॉस करके आगे जा सकता है और उसके काफ़ी देर बाद ये पॉइंट ऑफ स्पैगेटिफिकेशन आएगा जहाँ पर ग्रेविटी इंसान का कत्ल कर देगी। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा ये बेवकूफ़ दोस्त जो कि हमारे लिए इस ब्लैक होल के अंदर कूद गया है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं था और उसने एक मैसिव ब्लैक होल का सिलेक्शन किया है। तो उम्मीद है कि वो आसानी के साथ इवेंट होराइजन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। जब वो इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करके आगे पहुंचेगा तो उसे एक बहुत ही देखने वाला सीन मिलेगा। उसे नज़र आएगा कि लाइट इस ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में लाइट ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करती हुई नज़र आएगी उसको। यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लाइट ने ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। हालांकि लाइट का कोई मास नहीं होता, लेकिन स्पेस की डिस्टॉर्शन की वजह से लाइट इस ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू हो चुकी होगी।
अगर यहाँ पर वो शख्स इस ब्लैक होल से परपेंडिकुलर देखे तो उसको अपने सर का पिछला हिस्सा, अपने जिस्म का पिछला हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि लाइट ऑर्बिट कर रही है एक सर्कुलर पाथ में। दोस्तों, अगर कोई दूर से इस ब्लैक होल के अंदर कूदने वाले शख्स को देखे तो उसको क्या नजर आएगा? अगर कोई शख्स दूर खड़ा होकर ब्लैक होल में कूदने वाले इस शख्स को देखे तो वो देखेगा कि हमारा ये कैरेक्टर जो कि ब्लैक होल के अंदर कूदा था, ये हल्के हल्के ब्लैक होल के करीब जाता जा रहा है। लेकिन उसे नजर आएगा कि जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाता जा रहा है, वैसे वैसे उसके जाने की रफ्तार स्लो होती जा रही है और धीरे धीरे वो स्लो होते होते रुक जाएगा। उसे नजर आएगा कि ये शख्स जो ब्लैक होल के अंदर कूदा था, ये ब्लैक होल के करीब जाकर रुक गया है। उसको नजर आएगा कि इस शख्स के लिए टाइम स्टॉप हो गया है। याद करें कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर पड़ने वाला कर्वेचर है। ये एक गढ़ा है जो कि किसी मास की वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में पड़ता है। और मैंने बताया था कि ये स्पेस टाइम का ये कर्वेचर सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को नहीं बल्कि लाइट और टाइम को भी अफेक्ट करता है। तो ब्लैक होल के केस में ये जो कर्वेचर है, ये जो गढ़ा है, ये इनफाइनाइट होगा और ये इनफाइनाइट कर्वेचर टाइम को इनफाइनाइटली डिस्टॉर्ट करेगा। यानी कोई शख्स जो कि बाहर खड़े होकर किसी ऐसे शख्स को देख रहा होगा जो ब्लैक होल में कूद गया है, तो बाहर खड़े हुए शख्स को नजर आएगा कि अंदर कूदने वाले शख्स के लिए टाइम स्टॉप हो गया है, रुक गया है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया था कि एस्ट्रोनॉट्स की ये टीम एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंचती है जहाँ पर पानी ही पानी होता है और ये प्लेनेट गारगेंचुआ ब्लैक होल के साथ मौजूद होता है। इस वजह से इस प्लेनेट पर गुजरने वाला 1 घंटा जमीन पर गुजरने वाले 7 सालों के बराबर था, क्योंकि ये पानी वाला प्लेनेट गारगेंचुआ ब्लैक होल के करीब वाक़ था। इस वजह से गारगेंचुआ की ग्रेविटी इस प्लेनेट के टाइम पर भी अफेक्ट डालती थी। इस प्लेनेट का टाइम भी गारगेंचुआ ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से स्लो हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से टाइम पर पड़ने वाले इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये था कि हमारा ये बेवकूफ़ कैरेक्टर जो कि हमारी इस वीडियो के लिए इस ब्लैक होल के अंदर कूद गया है, इसके साथ क्या होगा? तो इसका जवाब जानने के लिए हम सवाल करेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। लेकिन बात यह है कि हम जानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हर जगह पर हर वक्त पर ठीक काम नहीं करती। मिसाल के तौर पर सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक कर जाती है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जानने के लिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नहीं बल्कि क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ब्लैक होल के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक नहीं करेगी। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल के अंदर भी काम करती है, जैसा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही ने पहली बार ब्लैक होल्स को प्रेडिक्ट किया था, तो फिर तो इस शख्स को जो कि ब्लैक होल के अंदर कूद गया है, ये स्पेगेटिफाई होकर मौत का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक होल के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक कर जाती है और वहाँ पर कुछ और लॉज हैं, तो फिर हम स्पेकुलेट करने के लिए आज़ाद हैं। कुछ फिजिसिस्ट का ख्याल है कि ब्लैक होल्स के अंदर कोई और ही यूनिवर्स है, यानी अगर कोई शख्स ब्लैक होल के अंदर गिर जाएगा तो वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएगा जहां पर कुछ और फिजिकल लॉज होंगे। जबकि कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल्स के अंदर गिर जाएगा तो वो एक वर्म होल तक पहुंच जाएगा। लेकिन वर्म होल की ये कहानी फिर किसी वीडियो, फिर किसी वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।